नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। यहां अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और सरदार पटेल को लेकर कई बातें कही। आपको बता दें कि सरदार पटेल की जयंती के मौके पर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख वजूद में आ गए और इसी के साथ ही भारत का मस्तक कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में न्यू कश्मीर ने अपनी दस्तक दे दी। संविधान का अस्थायी प्रावधान अनुच्छेद 370 अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए इतिहास की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अब क्षेत्र के आधार पर शिकायतें खत्म होंगी और कश्मीर में विकास के नए युग का आरंभ होगा। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री गुजरात के केवड़िया में थे, जहां उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने इस दौरान देश की एकता, विविधता, कई भाषाएं और तरह तरह की बोलियों का जिक्र किया और कहा कि यही देश की शान है। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के विवाद का भी जिक्र किया और कहा कि अगर सरदार इसे हैंडल करते तो इतना विवाद नहीं होता। कभी सरदार पटेल ने कहा था कि अगर कश्मीर का मसला उनके पास रहा होता तो उसे सुलझने में इतनी देर नहीं होती। वो देश को आगाह करके गए थे कि जम्मू कश्मीर का भारत में पूरी तरह एकीकरण ही एकमात्र उपाय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 ने एक अस्थायी दीवार बनाई थी, जिसने कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा दिया। पीएम ने कहा कि आज सरदार साहब को मैं हिसाब दे रहा हूँ। सरदार साहब, आपका जो सपना अधूरा था वो दीवार ढहा दी गई है। हमने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया है। घाटी में आतंकवाद ने 40,000 लोगों की जान ले ली। अनुच्छेद 370 से कश्मीर को सिर्फ आतंकवाद मिला था। पूरे देश में जम्मू कश्मीर में ही अनुच्छेद 370 था और सिर्फ वहां पर ही आतंकवाद पैर पसार रहा था। पीएम मोदी ने कहा कि देश की संसद ने 5 अगस्त को फैसला लेकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि दी और आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक नई इतिहास की ओर कदम बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अब क्षेत्र के आधार पर शिकायतें खत्म होंगी और कश्मीर में विकास के नए युग का आरंभ होगा। दशकों तक हम भारतीयों के बीच इस आर्टिकल 370 ने एक अस्थाई दीवार बना रखी थी, जो दीवार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ा रही थी। आज सरदार साहब के इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़ा हूं तो सर झुका करके पूरी नम्रता के साथ सरदार साहब को मैं हिसाब दे रहा हूं। 5 अगस्त को देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया था वो 31 अक्टूबर से लागू हो गया है। भारत का मस्तक कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में न्यू कश्मीर ने दस्तक दे दी है। संविधान का अस्थायी प्रावधान अनुच्छेद 370 अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। अब इसका जिक्र संवैधानिक बहस, राजनीतिक रैलियों और बौद्धिक बहस तक सीमित रह गया है। 70 वर्षों की लंबी जद्दोजहद के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक देश, एक विधान और एक निशान का सपना साकार हो गया है। जम्मू कश्मीर राज्य अतीत का हिस्सा बन गया है और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के नक्शे पर उभर कर आ गए हैं। दोनों ही जगह अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था होगी, जिसकी कमान राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर उपराज्यपाल संभालेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी और इसकी अधिकतम सीमा 107 होगी, जिसे डिलिमिटेशन के बाद 114 तक बढ़ाया जा सकेगा। जबकि लद्दाख बिना विधानसभा का केंद्र शासित राज्य होगा और दोनों ही राज्यों की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन होगी। केंद्र शासित राज्य बन जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों राज्यों में कम से कम 106 केंद्र कानून लागू होंगे। इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ केंद्रीय मानवाधिकार आयोग का कानून,
सूचना अधिकार कानून, शत्रु संपत्ति कानून और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाला कानून शामिल है। राज्य पुनर्गठन कानून के तहत जम्मू कश्मीर के करीब 153 ऐसे कानून खत्म हो जाएंगे जिन्हें राज्य के स्तर पर बनाया गया था। जमीन और सरकारी नौकरी पर सिर्फ राज्य के स्थायी निवासियों के अधिकार वाले 35A के हटने के बाद केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में जमीन से जुड़े कम से कम 7 कानूनों में बदलाव होगा। 31 अक्टूबर के बाद चुनाव आयोग राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जिसमें आबादी के साथ भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक बिंदुओं पर ध्यान रखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। या तो पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। यहाँ अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और सरदार पटेल को लेकर कई बातें कही हैं। आपको बता दें कि सरदार पटेल की जयंती के मौके पर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख वजूद में आ गए और इसी के साथ भारत का मस्तक कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में न्यू कश्मीर ने अपनी दस्तक भी दे दी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन मेहमानों से। मेरे साथ इस वक्त नोएडा स्टूडियो से 2 खास मेहमान मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक फजील अहमद हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। जबकि लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुमार अशोक पांडे जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा हैं। अब से कुछ ही देर बाद कुछ और मेहमान भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत मैं पीयूष पंत जी आपसे ही करना चाहूँगा। सरदार पटेल की जयंती और धारा 370 का खात्मा कितनी बड़ी श्रद्धांजलि है ये लौह पुरुष के लिए? नहीं, देखिए, अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो जिस समय तमाम राज्यों का विलय हो रहा था भारत में, उस टाइम में भी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति अलग थी। और वहाँ पे ये कहना और आज जो कहा जा रहा है, खासकर प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि ये जो है सरदार पटेल का सपना था, तो जो उन्होंने किया लगभग सभी राज्यों को अपने मिला लिया गया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति दूसरी थी। ये कोई नहीं इस बात को समझ रहा है और इतिहास के साथ जो है न्याय नहीं कर रहा है। अगर इतिहास पढ़ा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर विलय के लिए तैयार था ही नहीं। हरि सिंह ने जो तैयार हुए थे, वो जब उधर से पाकिस्तान की तरफ से जब वहाँ खतरे दिखाई दिए तो वो उस कंडीशन पे हुए थे। और उस समय विलय जो है, सरदार पटेल भी उस कमेटी में थे जिसमें नेहरू जी के, अभी क्या है, नेहरू जी को दोषी बना दिया जा रहा है। जो वर्तमान सत्ता है वो नेहरू जी को कटघरे में खड़ा कर देती है। नेहरू ने अकेले ये निर्णय नहीं लिया था, सरदार पटेल भी वहाँ थे और लगातार सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच में लगातार ये पूरे के पूरे जो है लेटर चले थे, उसमें तब स्थिति बनाई गई थी और एक कमेटी थी जिसमें एक और सदस्य थे उसमें। तो उन्होंने ये एक जॉइंट एक निर्णय था, क्योंकि उन्होंने उस समय था कि जम्मू एंड कश्मीर की जो स्थिति थी, उन्होंने सिर्फ कंडीशन रखी थी, जिसके साथ साथ ही जो है वो तैयार हुए थे कि हम भारत का हिस्सा बनेंगे। तो इस बात को सामने रखना होगा। इससे सरदार पटेल को ट्रिब्यूट आप कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन मैं नहीं मानता कि सरदार पटेल ने कोई वो उसमें नगण्य थे या सरदार पटेल को इससे नहीं थी, या सरदार पटेल का ये सपना था जो किसी और ने रोक दिया। ये उस कमेटी में तो सरदार पटेल की यूनिटी वाली बात तो ठीक है, लेकिन विरोध किया गया था इन लोगों की तरफ से कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए, आने वाले वक्त में ये मुश्किलें खड़ी करेगी। विरोध तो किया था। नहीं, देखिए, मुश्किलें खड़ी करेंगी तो मुश्किलें तो बहुत सी चीजें खड़ी पैदा हो रही हैं। आज जीएसटी से भी मुश्किल पैदा हो रही है। आपका जो आप फेडरलिज्म को खत्म करते चले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तुलना जीएसटी नोटबंदी से की जा सकती है क्या? पीयूष मंत्री, दिक्कतें क्या पैदा हो रही हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या जम्मू कश्मीर की तुलना जीएसटी नोटबंदी से करना ठीक होगा? नहीं, सवाल ये कि जम्मू कश्मीर की जो कंडीशन थी, उस कंडीशन पे उन्होंने उसमें भारत में शामिल होने की शर्त रखी थी, जिसको भारत की उसकी सरकार उस समय जो थी उसने जो है कलेक्टिव रूप में उसको माना था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भारत छोड़ नहीं सकता था। अगर वो छोड़ देता तो पाकिस्तान अपने कब्जे में कर लेता। चीन और पाकिस्तान दोनों लगे हुए थे वहां पे, टोह लगाए हुए, और पाकिस्तान तो आ ही गया था, अपनी उनकी ट्राइबल जो सेना थी पूरी वहां पे आ ही गई थी। तो उसको इसलिए भारत में उसका रहना बहुत जरूरी था, वरना भारत और ज्यादा असुरक्षित हो जाता। तो इसलिए उस समय जो उस समय यही तार्किक था कि उन शर्तों के साथ जो है उनको एक स्पेशल स्टेटस देते हुए, इसीलिए देखिए वो एक प्रोविजनल एक प्रावधान किया गया उसमें कि अस्थायी रखा गया उसको, कि समय के साथ साथ जैसे से वो मेन स्ट्रीम में शामिल होता चला जाएगा। और हुआ भी, देखिए आप 370 की बहुत सी धाराएं डाइल्यूट हो चुकी हैं जो शुरू में थी उस समय। उसके बाद आप देखिए तमाम, पहले तो प्राइम मिनिस्टर भी वहां का हुआ करता था, वो सब चीजें धीरे धीरे अलग होती गई, क्योंकि जब राज्य
मेन स्ट्रीम में शामिल होते चले जाते हैं तो धीरे धीरे लोगों की जो एस्पिरेशन बढ़ती चली जाती हैं, वो खुद जो है एक लोकतांत्रिक तरीके से शामिल होना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान सत्ता ने जो है उसको अपने फायदे के लिए उसको जो है ये एक सरदार पटेल के नाम पे जो है इस तरह से जो है उसका 370 हटा दिया गया वहां पे। कुमार अशोक पांडे वहां जी, के लोगों की इच्छा विपक्षियों की तरफ से ये आरोप भी लगते हैं कि सरदार पटेल को बड़ा बनाने के चक्कर में जवाहरलाल नेहरू के योगदान को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, पुरानी सरकारों के योगदान को कम करने की कोशिश कर रही है, और ये सब पॉलिटिकल माइलेज के लिए। अक्षय जी, सबसे पहले तो मैं याद दिलाना चाहूंगा अपने बड़े साथी और हमारे बड़े भाई, हमारे परम आदरणीय पीयूष पंत जी को, कि जिस पुनरुत्थान का छोटी छोटी रियासतों को एक करके और छोटी बड़ी सभी रियासतों को एक करके बड़ा गणराज्य बनाने का सपना सर्वप्रथम चाणक्य ने देखा था, और चाणक्य ने उसको पूर्ण करने में काफी हद तक कामयाबी पाई थी। उसके बाद उस सपना को पूर्ण करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था भरी बैठक में कि अगर ये मामला मेरे पास होता, मैं पीयूष पंत जी को याद दिलाना चाह रहा हूं उस क्षण वो पल, कि ये मामला अगर मेरे पास होता तो मैं कश्मीर का मसला कब का खत्म कर चुका होता। ये मसला नहीं रहता। ऐसा हमने उनके कई मामलों में देखा हो, जब पुर्तगालियों का मामला गोया में रहा हो। तो ऐसी परिस्थितियों में जो ये 370 और 35A 5 अगस्त को हटाई गई, ये कश्मीर एकमात्र पाकिस्तान का हिंदुस्तान में घुसने का मुख्य द्वार के रूप में आज प्रयोग हो रहा था, आतंकवादियों की शरणस्थली बना हुआ था। आज पीओके क्या है, आज पीओके में कैसी स्थिति है, कितनी अगर घटनाएं हो हम रही हैं, जाने आज तो तो जो पाकिस्तान के पास चला गया था, जो पाकिस्तान के पास चला जाता, सारे तो सेपरेटिस्ट पीओके का क्या हाल है। हुआ है। आज भी तो आतंकवादी जो वहाँ पे सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ पीयूष पंत जी, आपके पास आ रहा हूँ, सुन लीजिए, उन्हें भी सुन लीजिए, फिर आ रहा हूँ। पीयूष जी, आप एक जम्मू मिनट मुझे कश्मीर पूरा के आवाम कर को लेने दोषी मत ठहराइए। दीजिए, एक लाइन मुझे पूरी कर लेने दीजिए, एक लाइन और पूरी कर लेने दीजिए जी। कि अगर मैं ऐसी व्यवस्था को देख रहा हूं तो ऐसी व्यवस्था में बाबू राजेंद्र प्रसाद उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनके हस्ताक्षर आज तक नहीं हुए, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये एक ऐसा अनुच्छेद था जो बिना हस्ताक्षरित था, सिर्फ ये मान लिया गया कि राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया तो अनुच्छेद पास हो गया। एक ऐसी व्यवस्था में हम जी रहे थे, एक भ्रम और एक झूठ को 70 सालों तक जीवित रखा गया, और आज अगर हम उस अनुच्छेद को निकाल के बाहर करने में कामयाब हुए हैं तो आज हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए, और सच्ची श्रद्धांजलि सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लौह पुरुष को, ये हमने दिया है। आज के दिन यह माना जाना चाहिए कि भारत के पूर्ण गणराज्य में आज ये तीनों राज्य विकसित होकर के हिंदुस्तान से जुड़े हैं, और हमने उसमें कामयाबी पाई है। सच्ची श्रद्धांजलि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी है। नहीं, कुमार अशोक पांडे जी, आप कह रहे हैं कि हमने सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का तंज भी आया, उनका बयान सामने आया कि सरदार पटेल जैसे महापुरुष को उनके शत्रुओं को भी नमन करना पड़ता है। इसको आप लोग कैसे आंक रहे हैं? उनके कहने का मतलब किस तरह से देख रहे हैं? हम इस बात से आंक रहे हैं कि एक ऐसे वीर पुरुष को भारत रत्न देने में जिनको 41 वर्ष का समय लग गया, ये सोच ही नहीं पाए कि हमको इनको भी भारत रत्न देना चाहिए, जबकि अपने ही कलम से स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी भी ले लेती हैं और अपने पिता को भी दे देती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में इस देश में प्रियंका वाड्रा जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, वह फुल टाइम पहले स्टडी कर लें। बिना तथ्यों के पूर्व ट्वीट करना ये एक अच्छी आदत नहीं है। एक फुल टाइम पॉलिटिशियन को कम से कम सजग रहना चाहिए और समर्पित भाव से देश के हक में बोलना चाहिए। चले ठीक, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। फजील अहमद साहब, क्या वाकई में आपको लगता है कि सरदार पटेल का जो योगदान था उस हिसाब से उनके सम्मान की अनदेखी की गई? देखिए, पहले तो ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं। और चाणक्य का समय कब है और आज क्या है? ये कह रहे कि चाणक्य ने सपना देखा था कि सभी रियासत, तो तब का भौगोलिक परिवेश, तब का राजनीतिक सिस्टम अलग था। और आज सुना नहीं, जोड़ कैसे रही है? राष्ट्र पुनरुद्धार की बात कही। सर, राष्ट्र पुनरुद्धार चाणक्य से जोड़ देते हैं ये लोग। ये लोग इतना ना कहानी बनाते हैं, जैसे गणेश जी को दूध पिला दिया तो हम भी दूध पिलाए तो नहीं पिए, तो अब वो सोचे होंगे कि भाई मुसलमान है तो नहीं पिएंगे, लेकिन बहुत से हमारे हिंदू मित्र भी पिलाए नहीं पिए। ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं, कहानियों को ऐसा गढ़ लेते हैं कि राष्ट्रवाद इन्हीं की कलम से निकलता है। तो आप ही के पास है। इतना नहीं झूठ बोलते हैं। आप देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के महापुरुष पर कोई प्रश्न किसी का नहीं आज, कभी भी कोई नहीं। हम लोग बचपन में जैसे जवाहरलाल नेहरू को पढ़े, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़े, भगत सिंह को पढ़े, आजाद को पढ़े, कोई इसमें पार्टी बंदी नहीं है, कोई जात धर्म मजहब नहीं है। लेकिन आज भारत की राजनीतिक दलों का एक ऐसा
सिस्टम बन गया है कि आइकॉन लीडर्स इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग पार्टी का बांध लिया है। जैसा बहुजन समाज पार्टी का है तो अम्बेडकर साहब हैं, महात्मा गांधी कांग्रेस के हैं। अब इनके पास कोई बड़ा लीडर नहीं था जिसकी पहचान हो, तो इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अलग कर दिया। अब ये हमसे भी छीन रहे हैं। महापुरुष बटे हुए यानी नहीं, अब हमसे छीन रहे हैं। अब जैसे इन्होंने भारत माता की जय बोलते हैं, महापुरुष किसी एक के हैं क्या? अब ये कर रहे हैं सरदार ना, पटेल किसके हैं? जैसे ये भारत माता की जय बोलते हैं, सुन लीजिए, वंदे मातरम बोलते हैं, तो हम इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये पेटेंट करा लिए हैं, ये इनकी पार्टी का पेटेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई तुम्हारा पेटेंट हम नहीं बोलेंगे, हम अपना देश का पेटेंट बोलेंगे। ये ईगो की बात है क्या? अब ईगो की बात नहीं है ये। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी लोग अपने मातृभूमि को नमन करना, मातृभूमि को नमन करना, ये कहकर कि अगर तुम बोलोगे तो नहीं करूंगा, ये ठीक है। किस दल की और किस आदमी किस जात धर्म की मातृभूमि नहीं है, केवल बीजेपी की मातृभूमि है। ये देश किसका नहीं है? तो आपत्ति क्या है? आपत्ति कोई नहीं है। अगर मातृभूमि को कोई नमन करता है तो उसमें दिक्कत क्या है? अरे 371 नागालैंड में आज भी लगा हुआ है। 300 आप एक ठीक है 370 हटा दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब एक विधान एक संविधान पे बात करते हैं तब हमको प्रश्न लगाना पड़ता है कि अभी भी 10 राज्यों में लागू है। आपने अभी कहा कि 370 हटा दिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन 371 भी हटाना। अब तक क्यों ये लगा रहा? अब तक क्यों लगा रहा? ये इनका एजेंडा है, उससे उससे देश की एकता अखंडता पर कोई मतलब नहीं है। 370 रहे ना रहे, कश्मीर जैसा था वैसे रहेगा। वहां पे पहले प्रधानमंत्री था, हटा, गवर्नर नियुक्त हुआ, वहां पे अलग 77 से लेके 11 बदलाव हो चुके अब तक, आजादी से लेके आज तक। लेकिन ये बदलाव जम्मू क्यों नहीं हो कश्मीर में पाया सुन कि लीजिए, एक अब आम इन्होंने हिंदुस्तानी अगर वहां पर जाकर बसना चाहता है तो वो भी बस जाए, ये नियम क्यों नहीं बदला गया? ये पाकिस्तान को आजादी मिल गई कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति शादी करके जम्मू कश्मीर में बस जाए, उसको आजादी है, नागरिकता मिल जाएगी। हमने कौन सा गुनाह किया था? भारत के लोगों को भी नागरिकता मिलती है, ऐसी बात नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं? अब आप यही कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, ये बताइए, ये क्या बात आप कर रहे हैं? नागरिकता मिलती थी वहां पर। कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि यदि हम कश्मीर की लड़की से शादी करते हैं तो हमें नागरिकता की जरूरत क्या? हम तो भारत के मुझे बताइए कि क्या उन लड़कियों के साथ अन्याय नहीं था कि जो कश्मीर से बाहर शादी कर लेती उनके सारे अधिकार खत्म? ये कैसा अधिकार था? अब जान लीजिए, इस पर आवाज क्यों नहीं उठाई? जब पाकिस्तान का आदमी भारत की लड़की शादी करेगा तो उसको तो नागरिकता लेना ही पड़ेगा, लेकिन यदि हम शादी करते हैं यही तो कह रहे हैं कि उनको नागरिकता, लेकिन देश के बाकी हिस्सों के लोगों के साथ छुआछूत का। अभी नागालैंड में एक विधान एक संविधान लागू है क्या? वो अलग झंडा, अलग संविधान। अभी हमको नागालैंड जाना है तो गुवाहाटी में परमिट मिलेगा, दिल्ली नहीं मिलेगा। पहले हम गुवाहाटी उतरेंगे, परमिट लेंगे, तब नागालैंड जाएंगे। और वहां के ये व्यवस्थाएं किसकी? एक विधान एक संविधान, ये व्यवस्थाएं किसकी? अरे साहब, आप एक ही जब बिल पास किए पार्लियामेंट में तो उसी बिल से देश के 11 राज्यों को मुक्त कर देना चाहिए था ना आपको, कि नहीं पूरे देश में एक ही विधान। अब तक नागालैंड को खत्म कर दिया, अब तक आवाज नहीं निकल पाती थी। जब अरे आज आप डिबेट करा रहे हैं, आवाजें नहीं निकल पाती थी, हमको जरूरत नहीं है। ये मुझे फजील अहमद इस बात का जवाब दीजिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि 370 हटा दिया, ठीक है, दूसरी तरफ आपत्ति क्यों आड़ लेकर? ये आपत्ति का मतलब क्या है? जब एक विधान एक संविधान की बात मत करिए, सिर्फ कश्मीर की बात करिए। यदि आप एक विधान एक संविधान की बात करते हैं तो कश्मीर में भी एक विधान एक निशान एक संविधान होता है, तो आपत्ति क्यों होनी चाहिए? कहाँ हो रहा है? क्यों होनी चाहिए? इसी बिल में, एक ही बिल से जब आपने बिल पार्लियामेंट में लाए तो पूरे देश के 11 राज्यों को आप मुक्त कर दिए होते। एक विधान एक संविधान, मतलब यह तो करना, आपका कहने का मतलब ये है कि या तो सारे देश में एक सी व्यवस्था कर दो और न मत करो, बस यही तो। तो एक देश एक कानून की बात जब होती है तो उस पर हाथ क्यों खड़े होते हैं? आप बताइए, एक देश एक कानून की बात पर हाथ क्यों खड़े कर दिए जाते हैं? आप प्रिविलेज देंगे तो फजील अहमद मुझे बताइए कि एक देश एक कानून की जब बात होती है तब विरोध क्यों खड़ा हो जाता है? तो नागालैंड को अलग कीजिए। विरोध क्यों होता हमारे है? देश जब आप कहते हैं कि एक देश है तो एक कानून एक नियम होने चाहिए, सबके लिए होने चाहिए, उस पर आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? हमको वो बात नहीं, हमसे उससे कोई आपत्ति नहीं है, उससे आपत्ति नहीं है, विरोध किया जाता है, 376 विरोध किया जाता है। दिक्कत तो यही है ना, आपत्ति के झूठ बोल रहे हैं। हमारे साथ कुछ और मेहमान। सर मुझे बताइए कि आपको हरिश्चंद क्यों माना जाए? कश्मीर की बात, फजील अहमद आप ही हरिश्चंद है, आपकी बात जो होगी वही सत्यता है, ऐसा क्यों माना जाए? कश्मीर की बात कीजिए। फजील अहमद मुझे ये बताइए कि आप ही हरिश्चंद हैं, ये लोग कैसे विश्वास कर लें कि आप जो बोलेंगे वही सही होगा? बोलिए ना। हम अभी जो आप बात बोल रहे हैं इतने जोर से पूरा देश जानता है कि 11 राज्यों में पूरा देश ये जानता है कि जम्मू कश्मीर के साथ वहाँ की आवाम के साथ क्या हुआ है 370 के नाम पर अब जब हटा है तो उसको पेट दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, दर्द इसलिए हो रहा है कि आप जानबूझ के कम्युनिटी के साथ आप विश्वासघात कर रहे हैं। दोबारा में आप जानबूझ के उसको बदनाम कर रहे हैं। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। बदनाम कौन कर रहा है? हम तो यही चर्चा ही कर रहे हैं। हम तो यही जानना चाहते हैं कि सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए फजील अहमद, थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान मलिक साहब हैं,
लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं आप प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जबकि प्रयागराज से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए इरशाद उल्लाह साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का भी। मैं हेमंत तिवारी जी आपके पास आऊंगा। 370 हट गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन विरोध भी करना है कहीं ना कहीं। ये तरीका क्या है, ये दोहराए क्यों? मुझे लगता है कि थोड़ी कठोर बात है। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने और सियासी मुनाफे लेने के तरीकों ने वस्तुतः हमारी जो मूल सोच है, जो हमें दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनाती है, उसकी सोच को ही कमजोर कर दिया है। हम अपने मुनाफे के लिए व्यक्तित्व तलाशते हैं जी। हमारे आदर्श हमारे फायदे के लिए होते। अभी जिक्र आया डिबेट में कि इनके ये कांग्रेस की इंदिरा गांधी, अखिलेश यादव के आचार्य नरेंद्र, मुलायम सिंह के लोहिया जी और फलाने के फलाने, ढेमाके के ढेमाके साहब, मायावती के अंबेडकर जी। और ये हो क्यों ना, मुझे जरा देखिए। हम मुख्य विषय के उत्तर पे आप पास आते हैं। मैं इतनी देर से सुन रहा था, लगातार सुनता हूँ। थोड़ा सेहत ठीक नहीं है, इधर वायरल फीवर चल रहा है, इसलिए आवाज मेरा, आप देख रहे होंगे मेरा वॉल्यूम थोड़ा धीमा है। नहीं, आपकी आवाज बुलंद तरीके से पहुंच रही है। एक बात मेरे समझ में आती है जी। कि जिस देश में वोट लेने के लिए गांधी की जाति मंच से बताई जाए और महापुरुषों की जाति तलाशी जाए, वहां आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं एक बात कहता हूं, इस देश को क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए तमाम विभिन्नताओं, मत भिन्नताओं के बावजूद, कि अगर आपके 12 अंगों में दिक्कत है तो एक एक करके अगर उसका इलाज हो रहा है तो ठीक है कि आप पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर आप बदल देंगे। हो सकता है आप हाथ का ऑपरेशन करें तो दिमाग के कोई नस खराब हो जाए, पहले हाथ दुरुस्त करिए, दिल दुरुस्त करिए, तब दिमाग का ऑपरेशन करिए। अगर गलतियां हुई है ना सर, तुमको एक विधान एक संविधान पे आपत्ति है। श्रीमान जी, अगर आपके भीतर सुनने का धैर्य हो तो सुने, वरना आप लगातार बोल रहे हैं तो आप ही बोले, मैं चुप हूं। बताइए। नहीं सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं टिप्पणी समय पे करिए मित्र। मैं दूसरी बात कह रहा हूं जी। किनको खराब लग रहा है कश्मीर में जो कुछ हुआ, मैं कह रहा हूं कि अगर इतिहास में गलती हुई है तो गलती दुरुस्त करने के लिए हमारा अतीत, हमारा वर्तमान हमारे सामने होता है। हो सकता है कुछ असमानताएं, कुछ दिक्कतें वहां हो, लेकिन किसी भी रोग के उपचार के लिए उसका एक सिस्टम होता है ना श्रीमान जी। हम कह रहे हैं कि आप नागालैंड की बात क्यों कर रहे हैं? हो सकता है नागालैंड कोई सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो सकता है उनके दिमाग में हो, अगला उपचार उसका हो। तो देश के समग्र उन्नति की दृष्टि से सोच रखना ही मेरे ख्याल में हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अपने फायदे के लिए, ये पॉलिटिकल लोग अपने फायदे के लिए हमारे राष्ट्र निर्माता और जो हमारे राष्ट्रीय चरित्र हैं, जिनसे विश्व में हमारी कीर्ति है, उनका भी कद छोटा कर देते हैं। बिल्कुल सर, सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि जब ये कहा जाता है कि ये महापुरुष हमारे, ये बीजेपी के, कांग्रेस के, क्या महापुरुषों पर भी किसी दल का पेटेंट है क्या? लेकिन उससे पहले मैं इरशाद उल्लाह साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक निशान एक संविधान की परिकल्पना साकार हो गई है। कितना जरूरी था ये कदम आपके हिसाब से? नहीं, जरूरी था, लेकिन इसके अलावा 11 राज्य और हैं, उसको भी देखना चाहिए था। ये बहुत हद तक जो है जहां पे हम शुरू हुए वहीं पे आके खत्म हुए हैं। हमको ये चाहते हैं कि 11 राज्य में जो और है वहां पे भी इसकी वो खत्म होना चाहिए। और महापुरुष की बात है तो महापुरुष तो ये कांग्रेस के थे, उनके पास, बीजेपी के पास अपने कोई महापुरुष ही नहीं है जो उनको लिया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है आजादी के समय जब देश आजाद हुआ था तो एक मजबूत के रूप में एक जो उन्होंने काम किया है वो भुलाया नहीं जाता। लेकिन वो इनको याद भी होना चाहिए कि यही सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो आरएसएस पे जो है वो बैंड लगाया था। लेकिन इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास कोई महापुरुष नहीं है। आपने ये दावा कर दिया कि चुरा लेते सरदार पटेल कांग्रेस के ही महापुरुष हैं।
इनके पास नहीं है, तो हमारे पूरे देश के महापुरुष हैं। नहीं, लेकिन आप- ये आपने साबित कहा ना करते कि हैं ये मेरे कांग्रेस के महापुरुष हैं। हैं। आपने अभी कहा कि कांग्रेस के हैं। कांग्रेस में थे, कांग्रेस में थे, हैं और रहेंगे। कांग्रेस उनको कभी अलग नहीं कर सकती। नहीं तो मतलब लेकिन अगर वो पूरे बीजेपी, भारत के आप कहते हैं कि बीजेपी भगवान श्री राम पर दावा करती है कि भगवान राम के असली जो भक्त हैं वो हम ही हैं, तो मतलब उनका दावा हो जाता है कि भगवान वो पूरा- राम पेटेंट है बीजेपी के लिए ही, उससे आपका कोई सरोकार नहीं है? हिंदुस्तान का हिंदू हो या मुस्लिम, सब भगवान राम को मानते हैं, सब भगवान राम को मानते जी। हैं। लेकिन ये भगवान राम के नाम पर जो राजनीति करते हैं, जय श्री राम के नाम से जो मारते हैं, ये भगवान राम नहीं कहते। भगवान राम को बदनाम ये करते हैं। आप जैसे जब पहले डाकू डकैत लोग जब जंगल में कहीं डकैती डालने जाते थे तो बोलते थे जय भवानी, जय भवानी बोल के वो जाते हैं और घरों को लूट लेते थे। आज जय श्री राम के नाम से मुसलमानों को किसी भी चौराहे पे मार दिया जाता है, बोला जाता है कि जय श्री राम बोलो। तो ये इनका यही पैटर्न है। ये हमेशा जो है राजनीति दूसरी तरीके से करते हैं। ये देश में एकता की बात नहीं करते, ये देश में जोड़ने की बात नहीं करते, ये देश में भाईचारे की बात इरशादुल्लाह नहीं साहब, करते, ये अभी देश आपने में कहा, अमन की बात अभी नहीं आपने करते। कहा, सुनिए ना, अभी आपने ये बात कही कि 370 हटा दिया, बहुत सही कदम था और जरूरी था, इसको हटना चाहिए था, लेकिन साथ में 11 अन्य राज्यों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। देश में लंबा शासन आपकी पार्टी का रहा है, इस ओर ध्यान नहीं गया या हिम्मत नहीं जुटा पाए? देखिए हम जब हमारी पार्टी थी तो हम लोग हमेशा देखते थे कि ये कि जहां पे सुकून शांति अमन है वहां पे रहने दिया जाए। जब तक और आज जो कंडीशन कश्मीर में है, जो कश्मीर में अभी परसों जो कल लोग आए, विदेशी पर्यटक जो आए हैं, वो कौन लेके आया? वो कौन लेके आया? कोई सरकार तो लेके नहीं आई है। कुछ कॉर्पोरेट जगत के लोग कुछ मैनेज करके लाकर वहां कश्मीर दिखाया गया, घुमाया गया। वो क्या है? ये अंग्रेज के पहले भी चलिए, गुलाम यानी थे, आप ये कह रहे हैं कि गुलामी करते थे। आज भी विदेशियों को बुला के जब कश्मीर तक में कांग्रेस की दिखाते हैं। सरकार रही ये है। हमेशा मैं आऊंगा हमेशा दोबारा आपके काम पास। ये इरफान हमेशा मलिक साहब, काम मेरा यही सवाल किया ये है, क्या आप इत्तेफाक रख रहे हैं इरशादुल्लाह साहब की बात पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस का शासन था तब तक जम्मू कश्मीर में राम राज्य रहा, सब ठीक था? ये 40,000 लोगों की अगर हत्याएं वहां पर हुई हैं अब तक, तो वो कैसे हो गई? राम राज्य था। इरफान साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलो, शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। मैं हेमंत तिवारी साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलो, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पीयूष पंत साहब, आप इस बात का समर्थन करते हैं इरशादुल्लाह साहब का, जिसमें वो कह रहे हैं कि हालात 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में बिगड़ गए, उसके पहले सब कुछ ठीक था? नहीं, देखिए, सब कुछ तो ठीक नहीं था। वहाँ हालात तो वहाँ बहुत समय पहले से ही खराब चल रहे हैं, लेकिन वो राज्य जो है धीरे धीरे पटरी पे आ रहा था। और 2014 के बाद निश्चित रूप से वो घटनाएं, वो सरकार के खुद संसद में कहे गए बयान हैं कि वो आंकड़े बढ़े हैं, जो वहाँ पे जितने आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उनकी संख्या में, जितने वहाँ पे जो है हमारे सेना के जवान वहाँ मारे गए हैं, उनमें इजाफा हुआ है। तो वो हालात तो निश्चित रूप से बदले हैं, घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं, इससे दो राय नहीं। सरकार ने खुद संसद में इस बात को एडमिट किया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, वहाँ का जो अवाम है वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं था। वहाँ आज भी ये सरकार कह रही कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो कि आतंकवाद का वहाँ इंपोर्ट करता रहा है, पाकिस्तान जिम्मेदार रहा है, और पाकिस्तान आज भी वहाँ पे करवा रहा है। जबकि आज पूरा जो है जम्मू एंड कश्मीर, जिसको आपने विघटित कर दिया है और उसको जो है आप अपने अंडर, केंद्र के अंडर ले आए हैं उसको, और वहाँ पे पूरी जो है कि सेना तो पहले भी थी, अब वहाँ पे जो और दूसरी जो दूसरे सुरक्षा बल हैं वो वहाँ मौजूद हैं। सेपरेटिस्टों को आपने नजरबंद कर रखा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नजरबंद कर रखा है, वहाँ पे इतने रिस्ट्रिक्शन अभी भी लगे हुए हैं, तो फिर इतनी आतंकवादी घटनाएं कैसे हो रही हैं? तो चूंकि पाकिस्तान कर रहा है, तो वही एक मसला है कि आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा था, उससे सरकारें पहले की भी निपट रही थी, ये सरकारें भी निपट रही थी। आपने कही है, या फिर जेल अलगाववादियों को गिरफ्तार किया गया, आपने उनका जिक्र किया, एक ही एक मकसद था, उनको खुला छोड़ने का मतलब क्या हो सकता था? भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे कोई प्रभाव नहीं बन रहा था। सुन तो लीजिए, इसलिए वो खत्म एक तरफ आतंकियों में इस तरह की छटपटाहट, एक तो आतंकियों में इस तरह की छटपटाहट, दूसरा आपने जो जिन नेताओं की नजरबंदी की बात कही कि जिनको हिरासत में लिया गया या अलगाववादियों को गिरफ्तार किया गया, उनको खुला छोड़ने का मतलब क्या हो सकता था? इस बात का आकलन किया?
नहीं देखिए, खुला तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन आप लगा ही फिर रहे विरोध थे। क्यों? लेकिन तो 370 विरोध हटाने क्यों? के लिए या उसका फिर डिवीजन विरोध करने क्यों की सर? जरूरत क्या थी? सवाल तो इलेक्ट्रिसिटी भी अपनी, पट भी अपनी। सेपरेटिस्ट की मदद को आपने रोका। सर, उनके बयानों को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है जो खुलेआम धमकी देते थे कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा? देखिए, जो सेपरेटिस्ट खून की नदियां बह जाएंगी। आप हिमायत कर रहे हैं उनकी, आप उनकी हिमायत कर रहे हैं कि उनको खुला छोड़ दिया जाना चाहिए था। वहां का अवाम है, उसके जो अधिकार हैं, उनका जो जिंदगी है, उसको आपने सर देखिए आवाम के कंधे पर बंदूक रखकर खूब गोलियां चलाई गई हैं अपना हित साधने के लिए। मेरी आवाज अगर इरफान मलिक साहब आप तक पहुंच रही है, आज ही की एक रिपोर्ट मेरी आवाज जो है इजराइल की स्पाइंग, ये बात बिल्कुल मैं इस बात का समर्थन किया जा सकता है तमाम कि वहां पर जवानों की शहादत बढ़ी है, नागरिकों की जान दी गई है, लेकिन ये सिलसिला बदस्तूर वहां पर जारी है। लेकिन मौजूदा वक्त में आतंकियों की जो छटपटाहट है, क्या उसका आकलन नहीं किया जाना चाहिए? इरफान मलिक साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं जो पीयूष पंत साहब ने कहा या इरशाद उल्लाह साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2014 के पहले रामराज्य था, अब स्थिति बिगड़ गई? रामराज किसी ने नहीं कहा, कम से कम मैंने नहीं कहा कि रामराज, लेकिन हालात पटरी पे आ रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप घटनाएं उठा के देख लीजिए। ठीक 2014 के बाद लगातार घटनाएं बढ़ी हैं। ये एनडीए सरकार ने संसद में भी माना है। दोबारा आऊंगा, घटनाएं बढ़ी, हम तो कह रहे हैं, इस बात को तो कर रहे हैं, लेकिन क्या रामराज्य था मलिक साहब? नहीं, देखिए ऐसा है कि बिल्कुल का नाम है 2014 से पहले जो है वो हालात कुछ सुधार में आ रहे थे, लेकिन आए दिन जो घटनाएं हो रही थी उससे ये नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल हालात सुधर गए थे। लेकिन सवाल इसका नहीं है। सवाल आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो एक संविधान, एक विधान, एक निशान, तो ये पूरे देश में एक होना चाहिए। तो फिर नागालैंड हुआ या आपका क्या नाम है हिमाचल हुआ या और जगह है जो देश के और अन्य प्रदेश हैं, तो सब में का नाम है एक समान वो होना चाहिए, अलग व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी चीज यह है कि जब आज सरदार पटेल को बीजेपी के और सारे लोग बहुत बड़ा का नाम अपना का नाम आदर्श मान रहे हैं, बिल्कुल सरदार पटेल जैसा नेता और सरदार पटेल जैसा का नाम व्यक्तित्व होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि जब सरदार पटेल जी ने जूनागढ़ और हैदराबाद और जगह के लिए इनकार कर दिया था, वहां पे तो मतलब विशेष धारा अनुच्छेद नहीं लागू हो पाया। लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनकी सहमति थी कि कश्मीर में 370 लागू हुआ। नहीं, ये बात तो कह रहे हैं कि सहमति थी, लेकिन इस बात को कैसे नकार दीजिएगा मलिक साहब कि उन्होंने विरोध किया था? जवाब दीजिए कुमार अशोक पांडे जी, फिर ब्रेक के लिए रुकना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 आतंकवाद के लिए प्रवेश द्वार था और जम्मू कश्मीर से इस अनुच्छेद को निरस्त करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर एक गेट लगाने का काम कर दिया है। अब आतंकवाद के प्रवेश द्वार पर वहां एक प्रवेश द्वार स्थापित कर दिया है और इससे आने वाले दिनों में एक खुशहाली और एक बहाली लोगों को देखने को मिलेगी। 47,000 सैनिक, 47,000 सैनिक हमने खोए हैं। 47,000 सैनिक की कुर्बानी हमने दी। अरे आज भी रोज हो रहे हैं सैनिकों की, और वहां से हिंदू आज भी सैनिक हमारे शहीद हो रहे हैं, पंडितों को मार के निकाला गया है, आए दिन शहीद हो रहे हैं। मलिक साहब, आपकी चिंता वाजिब है, ठीक है, सुन लीजिए उन्हें, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। किसी अन्य जगहों से तुलना आप नहीं कर सकते। वहां पे शांति है, अमन है, चैन है, और यहाँ क्या था? यहाँ आपने उनको भी जो आपको अच्छा लगता है उसको आप चुन लेते हैं। नहीं, मैं पीयूष पंत जी, मैं आऊंगा ना, पूरा अवसर कोशिश करता हूं कि सबको बराबर बोलने का मौका मिल पाए। बीच में इंटरप्ट करते हैं ना, आपकी बात समझ में आएगी और ना सामने वाले जो मेहमान है अगर वो बोलेंगे। फटाफट अपनी बात पूरी कीजिए कुमार अशोक पांडे जी। और एक सवाल जो बार बार आ रहा है कि नागालैंड समेत कुछ और राज्यों में स्थिति बदलने को लेकर क्यों प्रयास नहीं होते, सिर्फ जम्मू कश्मीर पर ही फोकस क्यों? क्या बीजेपी के लिए वही फायदेमंद दिखाई देता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, और हमने कभी फायदे और नुकसान के लिए काम नहीं किया। जब से 2014 में आप देख रहे हैं, चाहे इसके पहले अटल जी की सरकार रही, हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की चिंता की है। हमने कभी किसी एक जात, एक मजहब, एक धर्म को लेकर के काम नहीं किया है, सबके लिए समानता की बात रखी है। और यही कारण है
कि अभी हमें सुन रहा था कि लोगों ने कहा इनके पास नेता नहीं, मेरे पास दीनदयाल जैसे नेता हैं, अटल कौन बिहारी जानता है यार जैसे नेता, दीनदयाल को? श्याम दुनिया में प्रसाद आप मुखर्जी क्या जैसे बात नेता करते हैं? लेकिन दुनिया इस में तरह- कौन जानता है उनको? आप जानते हैं? इसीलिए तो कौन नहीं जानता है? आप नहीं इसीलिए तो जानते उनको हैं। महात्मा गांधी लेके घूमना पड़ रहा है आपका पूरी दुनिया में, जिसकी कोई पहचान नहीं है। नहीं फजील अहमद आप साहब, ये एक पार्टी की आप क्या आइडियोलॉजी कह रहे हैं को कि पूरे देश महात्मा पर गांधी थोपना चाहते हैं। किसी एक आप दल के एक साथ पार्टी बंधे की हुए हैं? आइडियोलॉजी को पूरे देश पर क्यों फजील थोपना अहमद चाहते हैं? साहब, फजील दीनदयाल अहमद आजादी के बाद के फजील अहमद एक साहब, आइडियोलॉजी है। फजील अहमद साहब, आपको लग रहा है कि महापुरुषों को अगर एक ही उससे जोड़ दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा? दीनदयाल जी पूरी दुनिया में नहीं फेमस है, कोई नहीं जानता है कौन उनको। आदमी? वो भारत में नहीं, एक ये पार्टी की आइडियोलॉजी है। सर सवाल तो इसी बात को लेकर फजील अहमद साहब उठ रहे हैं ना। फजील अहमद सवाल इसी बात को लेकर तो उठ रहे हैं ना कि क्या महापुरुषों के साथ अन्याय हुआ है? जिनका योगदान रहा है उनके योगदान को कम करके आंकने की कोशिश की गई है। ये पहचान ये कौन तय करेगा? फजील अहमद, ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा कि महापुरुषों के अगर किसी का योगदान है तो इसलिए नकार दिया जाए क्योंकि दुनिया में पहचान नहीं है? फजील अहमद, क्या योगदान को किसी भी महापुरुष के इसलिए नकारा जा सकता है ये कहकर कि दुनिया में पहचान कम है या ज्यादा है? अगर हमारे पैमाने पर नहीं फिट बैठता है तो हम निश्चित रूप से उसको नहीं मानेंगे। आज पूरी दुनिया महात्मा गांधी को क्यों सर सवाल तो है कि आपके पैमाने के हिसाब से तय नहीं होगा। फजील अहमद, आपके पैमाने के हिसाब से तय नहीं होगा कि आप पैमाना तय करेंगे और उसके बाद से वो होगा। पैमाना देश तय करेगा। हम अपना पैमाना बिल्कुल तय कर सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकना है, एक ब्रेक के लिए रुकना है। सर वही तो सवाल आ गया ना। अभी आपने कहा कि वंदे मातरम अगर वो कहते हैं तो हम नहीं बोलेंगे। मातृभूमि का नमन अगर किया जाता है और उसमें कहते हैं कि सामने वाले कहने पे नहीं बोलूंगा, तो सर मुझे बताइए कि कौन से संविधान में लिखा है कि अपने माता पिता का आदर सम्मान करना जरूरी है? कौन से संविधान में लिखा है कि अपने माँ बाप का चरण वंदन करना जरूरी है? बात कर रहे हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिनकी 144वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें नमन किया और साथ ही सरदार पटेल के योगदान को लेकर कई बातें भी कही हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जो नया स्टेटस दिया गया है उसका भी जिक्र किया गया और ये कहा गया कि आने वाले वक्त में एक नए युग की शुरुआत जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं हेमंत तिवारी जी आपके पास आऊंगा। ये जिस नई व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर, क्या आपको लगता है कि सिर्फ जमीन पर लकीर खींचने की जैसी ये व्यवस्था है या विश्वास की कड़ी बनाने के लिए एक सार्थक शुरुआत के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है? देखिए, अतीत की बात करें तो जब यह इसको विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ा, जिन परिस्थितियों में एक डर उस वक्त था दोनों बड़े नेताओं के सामने, बावजूद इसके कि दोनों की मतभिन्नताएं बहुत थी। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मतभिन्नताओं के बारे में पूरा देश, पूरा विश्व जानता है कि वो दोनों का कई जगह पर उनके भीतर टकराव रहता था, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों ही उस वक्त प्रधानमंत्री पद के कंटेंडर थे जब पंडित नेहरू जी बने। लेकिन परिस्थितियां क्यों ऐसी थी, वही तो सोचने वाली बात है। परिस्थितियां इसलिए ऐसी थी कि अगर इस तरह की विशेष व्यवस्था नहीं रखी गई होती तो शायद फिर वही डर था कि कश्मीर जो है उसी वक्त पाकिस्तान का हिस्सा हो गया होगा, जिस बात पर कायदे आजम का ज्यादा जोर था और जिस बात को लेकर के चीजें बन नहीं पा रही थी। खैर, वो तात्कालिक व्यवस्था थी, एक अपेक्षा के साथ कि हो सकता है कि ये सीमांध्र स्थान है, यहाँ कुछ बहदूदी हो, बेहतरी हो। लेकिन हमने क्या पाया, हमने क्या देखा? हमने पिछले 3 दशक में कश्मीर में खाली बर्बादी देखी, तबाही देखी, और जो दशा दिशा होनी चाहिए थी कॉमन आदमी को नहीं देखी। मैं तटस्थ भाव से बता रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी स्टडी है, कितनी बार गया हूं मैं, कोई तर्क वितर्क या मेरे मन में कोई भ्रांति या कोई वाद नहीं है कि मैं दाम सोचता हूं, बाम सोचता हूं, ऐसा कुछ नहीं। जो मेरा अपना खुद का अनुभव है, मुझे लगता है कि यह काम थोड़ा पहले इस काम की कोशिश होनी चाहिए, तो थोड़ा विलंब से हुआ। लेकिन चूंकि अस्थिर सरकारों का दौर रहा है और थोड़ा साहस, चूंकि मैं फिर कह रहा हूं कि सारी चीजें वोट बैंक की पॉलिटिक्स से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। और आज भी देखिए, एक्शन रिएक्शन का आप तरीका देखिए, किसको क्या वोट चाहिए, किसको नहीं चाहिए, किसको क्या वोट चाहिए, किसको उसका उल्टा वोट चाहिए। ये रिएक्शंस भी और एक्शंस उसी हिसाब से चल रहे हैं। बहुत स्पष्ट है, थोड़ी साफ बात है, खरी बात है, ठीक बात, खराब लग सकते हैं कुछ पॉलिटिकोस को। लेकिन अब आप देखिए, जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप 30 साल, 35 साल, 40 साल की खराबियों को नए पैमाने पर कैसे परखेंगे? नंबर एक चीज।
नंबर 2 चीज मैंने यूं ही नहीं कहा था कि पहले अगर आपका एक हिस्सा खराब है, शरीर में आपके मल्टी ऑर्गन फेलोर जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं, तो पहले जो सबसे जरूरी हिस्सा है उसको दुरुस्त करिए। वो करने के बाद ताकि आपका हाथ थोड़ा चलने लगे, फिर उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको कई ऑपरेशन करने हैं। एक साथ अगर ऑपरेशन करेंगे तो श्रीमान जी वही दशा हो जाएगी। जैसे माफ कीजिएगा, जब दंगे होते हैं तो पाबंदियां लगती हैं। बहुत से लोग हम लोग 15-15 दिन कर्फ्यू चलते रहते हैं। तो कभी कभी जो कश्मीर हो रहा है ये तो आपको करना था, करना है। जब कर रहे हैं तो आपको एहतियात बरतना होगा, क्योंकि अगर आप जरा सी भी चूक हो गई तो आपका दुश्मन पाकिस्तान लगातार ताक लगाए हुए है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपको जलील कर दे, आपके खिलाफ चढ़ाई कर दे। दुर्भाग्य है कि हमारे देश के बहुत से राजनेता भी दबी जुबान वही हरकत कर रहे हैं जिस पर मुझे या किसी भारतीय को कष्ट होना चाहिए। फिर मैंने कठोर बात कही। तीसरी बात, यह प्रयोग मेरी दृष्टि से जितनी मेरी बुद्धि है ठीक है, प्रयोग करके देख ले। ये अंतिम अनंतिम थोड़ा ही होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो दूसरी जगह नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आप खाली आप मूक बैठ करके अतीत की व्यवस्थाओं पर चलते रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्यों होता है? सिस्टम में बदलाव क्यों होता है? जी, इसीलिए तो होता है कि चीजें नए सिरे से देखी जाए, जो लैकुनाज रहे हैं, जो कमियां रही हैं, उसको दुरुस्त किया जाए। तो मेरी दृष्टि से कश्मीर में जो कुछ हुआ, यह प्रयोग देश की एकता की दृष्टि से, भविष्य को देखते हुए, और जिस तरह से हमारे दुश्मन हमारे पर चढ़ाई की कोशिश कर रहे हैं, उस नजरिए से भी बेहतर है। आगे इस तरह का और भी प्रयोग करने की शक्ति, चाहे सरकार किसी की भी हो, मुझे किसी सरकार किसी व्यक्ति से कोई नहीं, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ जो आपने कहा। सबको रहनी चाहिए। और क्या जो लोग ये सवाल उठा देते हैं कि भाई अगर देश के दूसरे राज्यों में इस तरह की स्थिति है तो वहां पर भी करना चाहिए, तो आप समर्थन कर रहे हैं जो अभी हेमंत तिवारी साहब ने कहा नहीं कि एक साथ आप चाहते हैं कि पूरे बॉडी की सर्जरी कर दी जाए? नहीं, देखिए, एक साथ नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, और क्या हालात हैं, किस तरह के हैं, उसको देखते हुए होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है और लगातार ये मानना रहेगा कि हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसलिए कि आप देखिए क्या हुआ एक्चुअली वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप, और वो हर पार्टी को मैं कहूँगा, खासकर कांग्रेस ने पहले, उसके बाद बीजेपी की भी, वाजपेयी जी की भी सरकार रही। अगर आप कहते तो उन्होंने भी इसके मतलब ठीक से टैकल नहीं किया उस चीज़ों को। वहाँ पे जो लोकल वहाँ के राज्य के लोग थे, आवाम थी, उनकी जो एक भागीदारी थी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, आपको याद होगा 69 में किस तरह से रिग किए गए वहाँ के चुनाव कांग्रेस के द्वारा, और जब ये थी गुलाम नबी आजाद थे वहाँ पे, तो वो तमाम चीजें और लगातार हुआ है। अभी देखिए जब पीडीपी और बीजेपी की सरकारें थी वहाँ पे, तो वो एक मौका था कि आप सरकार चलाते, एक आपकी डबल इंजन की सरकार की बात आप करते थे, वहां भी आप सरकार में थे, यहाँ भी थे। तो जिन बातों की आज आप चर्चा कर रहे हैं डेवलपमेंट की और उसकी, तो ये मौका था कि आप वहां पे डेवलपमेंट को ले जाते और आगे बढ़ाते। उसमें देखिए एक ग्रेजुअली आप देखिए एक राष्ट्रीय भावना पे हम रख लेते हैं, परिकल्पना के साथ 370 लागू किया गया था। मुझे पीयूष साहब ये बताइए उसको एक प्रोसेस में ला रहे हैं, और प्रोसेस में वो साकार क्यों नहीं हो पाया? आपने कहा कि जम्मू कश्मीर की आम आवाम की भागीदारी बढ़नी चाहिए, डाइल्यूट हो चुके, वो भागीदारी क्यों नहीं वहाँ पे लागू था, वहाँ पे ये तमाम चीजें लागू थी, तमाम फायदा पहुंच रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर की तस्वीर क्यों नहीं बदल पाई? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप ने धोखा दिया, और जम्मू कश्मीर को वर्तमान लीडरशिप ने उसको अपने खेमे में डाल दिया है, उसके दो टुकड़े कर दिए। ये लोगों के अधिकारों को आज देखिए वहाँ से रिपोर्ट, 10,000 मानसिकता क्यों रखे? 10,000 करोड़ राज्य की सब सरकार से जोड़े। रेवेन्यू का कश्मीर इतना बड़ा राज्य नहीं जहाँ किसी पार्टी की सरकार नहीं रहेगी तो उसका काम नहीं चलेगा। ये राज्य की सरकार पर सत्ता हासिल, सरकार बनाने या सत्ता हासिल करने का प्रश्न नहीं है, या किसी की सत्ता को खंडित करने का, भगाने का यत्न नहीं है। ये तो राष्ट्र का प्रश्न है। नंबर 1 चीज, नंबर 2 चीज मैं सवाल करता हूँ, बहुत बड़ा सवाल है, सुनिए, देश की बात बदल देते हो जी, देश की तो बात करनी पड़ेगी ना। ये कहकर नहीं बचा जा सकता ना कि इससे फला राजनीतिक दल को फायदा पहुंच जाएगा। ये तो किसी प्रभाव से ग्रसित, ये तो किसी प्रभाव से ग्रसित वाली बात हो गई। क्या लोगों के अधिकार राष्ट्र में नहीं शामिल है? क्या राज्य के अधिकार राष्ट्र में नहीं शामिल है? मैं आऊंगा दोबारा, मैं दोबारा आपके पास जाऊंगा, लेकिन फजील अहमद साहब मुझे ये बताइए, क्या राष्ट्र मुझे ये बताइए, सत्ता का नाम ही है राष्ट्र, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सिर्फ निरंकुश सत्ता का नाम ही है राष्ट्र, आपको ये समझना पड़ेगा। आप तिवारी जी आपके पास आऊंगा। मेरा फजील अहमद साहब आपसे एक सवाल ये है, अगर राष्ट्र नहीं तो राज्य के लिए राष्ट्र किस
किसका राज? अभी कौन पंत जी बता ने रहा है कहा, राज? सर आप मुझे लोगों से कोई सभी से बता दे। निवेदन है, क्या आप तय बारी करेंगे बारी राज से कौन बात है? रखिए, क्या बारी ये बारी से, पॉलिटिकल पार्टी बारी तय बारी से। करेगी? पीयूष अरे पंत जी, सुनिए, पीयूष लोग पंत तय जी, करेंगे राज थोड़ा क्या धैर्य है? रखिए, थोड़ा मेरी धैर्य बात रखिए। एक मिनट सुनिएगा। जी तिवारी बड़े जी, बड़े ज्ञानी लोग हैं। अक्षय बताइए, पिछले 7 चुनावों में जम्मू कश्मीर में वोटिंग टर्नआउट क्या रहा है, किसी को याद है? सर सवाल तो कितना यही है ना कि अगर कितना ये कहा जा रहा है कि कितना? राजनीतिक लाभ के मैं- खातिर वहां पर जम्मू कश्मीर मैं- के साथ अन्याय हुआ, क्या तो अन्याय साहब? किसने किया? वही तो पूछ अन्याय रहा हूं, किसने जवाब किया? दीजिए, पार्टियों ने दीजिए। किया, आम सभी पार्टियों ने आम किया, जनता जल्दी के रही, आम अन्याय जनता नहीं के हुआ, कंधे पर अन्याय बंदूक है। लगाकर अगर कितनी चलाने की केंद्रीय कोशिश पार्टी होती ने है अन्याय तो किया आम हुआ। जनता का अभी कितना तक भला हुआ, किसका नुकसान उनका होगा? कुछ नहीं प्रतिनिधित्व तो ज्यादा कितना होगा। बढ़ा। ये तो जनता से क्या पूछ ऐसी रहे हैं, वजह रही कि जनता कुछ क्या चाहती है? राजनीतिक घरानों बहुत बड़ा कुछ नुकसान ऐसे देश का आप तो होगा। जनता ऐसे पे लाद रहे थे। राजनीतिक घरानों के कौन बीच सी में ही चीज सत्ता भर करके आए हैं झूलती साहब? रही है। मैं फजील अहमद साहब, आप मुझे सिर्फ इजराइल इतना की बता स्पाई दीजिए। एजेंसी से लोगों के ऊपर ठीक, जो है कि ठीक, स्पाइंग पीयूष पंत करवा साहब, रहे हैं, पीयूष पंत साहब, सारे थोड़ा सा पत्रकारों धैर्य पे, रखिए, थोड़ा धैर्य एक्टिविस्ट रखिए, पे। थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। नहीं धैर्य नहीं, कैसे? मैं आप इस तरह फजील की अहमद बात- ये साहब, क्या मेरा राष्ट्रवाद सवाल है? ये मुझे बताइए अगर आप विदेशी कि धारा एजेंसीज के 370 माध्यम से का आप जो है, आतंकवाद को बढ़ावा देने में कितना स्पाइंग हाथ रहा करवाते हैं है? लोगों की। फजील अहमद साहब, इस बात का ये क्या आकलन किया है राष्ट्रवाद कभी? है? पीयूष पंत जी थोड़ा धैर्य रखिए, अरे इस बात का आकलन किया है? फैलाएं, देश लूटे, देश तोड़े, इन पे फर्क नहीं पड़ता। सर मैं आऊंगा फजील अहमद। को नोट चाहिए नेताओं को। अपराध और अपराधी, हाँ। इनको एक छिपने और एक काम करने की जगह चाहिए। इसका भौगोलिक सीधे मेरे सवाल का जवाब मेरे- दीजिए। मैं 370 का आतंकवाद को बढ़ावा देने में कितना हाथ रहा है? आतंकवाद जिस दिन हमने कंधार जाकर के आतंकवादियों को पहुंचा दिया, वही सबसे बड़ा आधार रहा आतंकवाद बढ़ाने का। हम झुक गए और जब झुके तो वो झुकाते चले गए आज तक। सर सुनिए ना, अब सुनिए ना, लीजिए, इसके अब पहले आप भी कह रहे इसके 370 पहले भी किस तरह से अगवा करने का खेल चलता रहा आतंकवादियों को छोड़ने के नाम पर। नहीं, ये आज- छिपाने आज का कौन- फजील आज अहमद साहब। आतंकवाद वही लोग तो सलाउद्दीन नहीं, और ये लक्ष्मण मैंने और आपसे वही लोग कर सवाल रहे हैं। पूछा तो आप घुमा कर जवाब दे रहे, सीधे जवाब देने से आप क्यों मेरी डरते बात हैं? समझिए। फजील अहमद सुनिए सुनिए सुनिए, दर्शकों को कंफ्यूज मत कीजिए। कंधार पहुंचा दिया फजील ना ले अहमद करके। हमारे दर्शकों को कंफ्यूज मत कीजिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए, मैंने आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछा कि 370 की वजह से आतंकवाद को बढ़ावा मिलने में कितना योगदान रहा, मुझे बताइए। 370 अब हम शुरू से ले जाते हैं आपको। आप सर कह रहे हैं राजा संक्षेप हरि में, सिंह। आप तो चर्चा के समापन नहीं, का भी नहीं, बात राजा हो रहा है, आप हरि- गोल आप गोल पूरी घुमा बात रहे तो हैं। सुनना पड़ेगा ना। ऐसा लोग आप समझ चाहते सुनिए, नहीं। आप केवल आपके मतलब की बात हम नहीं बोल सकते। मैं सिर्फ आपसे आपके पूछ रहा सवाल हूं, का पूरा जवाब देना पड़ेगा आतंकवाद को मुझे। बढ़ावा देने में आप 370 राजा का हरि कितना सिंह हाथ था? और राजा करण सिंह के फैमिली डिस्प्यूट खड़ा करके किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को भारत में लिया, इसका आप कभी समझिए बात को। आज उनको डिनाई किया जा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। सर मुझे ये बताइए, पाकिस्तानी सेना कश्मीर में आ चुकी थी। ये जो और गिला की किस बात तरह को से लेकर इतनी गफलत राजा हो हरि जाती सिंह है। और राजा इरफान मलिक, कांग्रेस आप का मुद्दे पर जवाब नहीं जवाहरलाल देंगे। नेहरू का बहुत आप बड़ा मुद्दे पर योगदान है जवाब नहीं देंगे कश्मीर को फजील अहमद, मुझे भारत पता में है। आप और मुद्दे आज पर ये जवाब नहीं दे पूरी पाएंगे इजाजत क्योंकि है। आपके पास जवाब है लेकिन आप देना नहीं चाहते हैं। मैं इरफान मलिक साहब आपके पास आ रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने क्या आकलन किया कि 370 की वजह से आतंकवाद कितना पनपा जम्मू कश्मीर में? आकलन किया कभी आप लोगों ने? नहीं, 370 की वजह से आतंकवाद नहीं पनपा। आतंकवाद तो क्योंकि कश्मीर घाटी जो हमारे पाकिस्तान की मतलब बदनीयती की वजह से, और क्योंकि घाटी एक ऐसी जगह है जहां से आतंकवादी आते चले गए। और क्यों आप सिर्फ कश्मीर ही क्यों, आप इस बात मुझे बताइए ये जो विशेष प्रबंध दिया गया था जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 के नाम का, इसकी वजह से आपको नहीं लगता कि आतंकवाद को बढ़ावा मिला? कुछ ऐसे नियम थे जिसका फायदा पाकिस्तान ने खूब उठाया और जानते हुए भी आंखें बंद रखी गई। नहीं, ये उसकी वजह से नहीं हुआ, इसी अनुच्छेद की वजह से कतई नहीं हुआ। अब ये बताइए पंजाब में आतंकवाद बढ़ा था, क्यों बढ़ा था? आप नागालैंड की बात, ये तो दिक्कत है ना इरफान मलिक साहब, जब जम्मू कश्मीर की बात करो तो आप कहते हो कि नहीं आप पहले आज नागालैंड की बात कर लो। ऐसा नहीं होता ना, ये इससे प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है, इससे आपके प्रति अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। अक्षय जी रखना चाहते हैं जी अक्षय जी, अभी हाल ही में वहां पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए हैं जिसमें 98% पंचों सरपंचों ने हिस्सा लिया है। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है अपने आप सवाल में। इसी बात को लेकर के अगर ये कहा जाता है कि वहां के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 370 लगाई गई तो फायदा क्यों नहीं पहुंचा? इरशादुल्लाह साहब, इतना वक्त हो गया, कश्मीर में धारा 370 लगे, तस्वीर क्यों नहीं बदली? क्यों नहीं बदली? किसने कहा नहीं बदली? कश्मीर बदल रहा था, शांति व्यवस्था वहां पे कायम हो रही थी, वहां पे सारी स्थितियां बदल रही थी, लेकिन यहाँ पर
जो राजनीति होने लगती है, बंटवारे की राजनीति होने लगती है, नफरत की राजनीति होती है, तो उस पर दबाव बनने लगता है। अगर देश में आतंकवाद की बात करते हैं तो भारत के अंदर पहला आतंकवाद कहां से शुरू हुआ था? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। आतंकवाद तो वहां से शुरू हुआ था। कंधार में कौन ले जाके आतंकवादियों को छोड़ा था? सर वही तो हमने जिक्र भी किया ना कि जम्मू कश्मीर के कुछ घरानों के परिजनों के अपहरण के नाम पर कितने आतंकवादियों को छोड़ा गया और उसके बाद उन्हीं आतंकियों का हाथ पाया गया कई वारदातों में। इस पर कभी गौर नहीं किया? इस पर कभी गौर नहीं किया अरशदुल्लाह ये साहब? बताइए कि अगर कंधार में न छोड़ते, कंधार में न छोड़ते, ये सब ले जाके कंधार में न छोड़ते तो आतंकवाद कहाँ पनपता? सारे आतंकवादी को जेल में हम समझौता। ये लोग मतलब अगर नेताओं के बच्चे हों, अगर नेताओं के बच्चे हैं तो उनके बच्चों को छोड़ने के नाम पर आप 2, 4, 10, 20 जितने आतंकी हो छोड़ दीजिए। अगर सवाल 175 से ज्यादा जानों का हो तो आपने कहा कि छोड़ दिया तो गुनाह किया, गलत किया। सहमति उसमें आप लोगों की भी थी कि नहीं? नेता इरशादुल्लाह साहब, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, समर्थन आप लोगों का भी था या नहीं था? समर्थन था या नहीं था? बीजेपी गलत करती था, समर्थन था या नहीं था? दूसरी पार्टी के लेवल में बहस थोड़ी होनी चाहिए। सर सुनिए ना, सवाल तो ये बीजेपी कोई होगा गलती जब करे तो आप लोगों ने उसको महापुरुषों को जरूरी पार्टी के था। नाम पर बांट दूसरी दिया, पार्टी करती है आपने तो ये आपको तय कर लगेगा दिया, कि नहीं, आपने ये ये तय सही कर था। दिया कि अगर ये नेता है इस पार्टी का तो महापुरुष इसी पार्टी का होगा, तो इस पर आपको आकलन नहीं करना चाहिए। इनको सोचना चाहिए ना कि हम हेमंत तिवारी साहब, आपको नहीं लग रहा कि देश पे राजनीतिक जो धारा है आज इतनी गलत दिशा में मिल चुकी है कि उसको सिर्फ अपने फायदे नुकसान के अलावा कोई चीज दिखाई नहीं देती है? देश गया साइड में, ये स्थिति नहीं है। लेकिन देखिए अगर आप राजनीतिक दृष्टि से, पूर्वाग्रह की दृष्टि से सोचते हैं तो आपको नतीजे उसी तरीके के मिलते हैं। आप जान लीजिएगा, तिवारी जी जनता आप उसी दृष्टि से लेती है। आप पूर्वाग्रह से बात कर रहे हैं। आप कौन है? आप ये खुद कौन समझिए बात बोल रहे हैं? को। ये कौन है? आप समझिए तिवारी जी। नहीं, आपस में तो लगी है, तो कार्यक्रम के समापन का भी वक्त हो गया है। लेकिन फजील अहमद साहब, मैंने आपको ध्यान होगा एक सवाल किया था कि आपको ही हरिश्चंद्र क्यों माना जाए? आपको ही हरिश्चंद्र क्यों माना जाए? मैंने सवाल किया था आपसे। वहाँ तो 370 नहीं लागू है। बिहार मुझे फजील अहमद ये बताइए, मुझे बताइए कि सत्यवादी हरिश्चंद्र आप हैं? सत्यवादी हरिश्चंद्र आप ही हैं? इस बात का सर्टिफिकेट किसने दिया? तो आप दूसरों पर कैसे सवाल उठा देंगे? ये सवाल तो आप पर नहीं उठता है। चले अब कार्यक्रम के समापन का वक्त हो गया है, लेकिन ये कम से कम हमारे दर्शकों के लिए इतना जानना जरूरी था कि राजनीतिक दलों के लिए हमारे आप कहिए कि देश के विकास को लेकर उतनी चिंता नहीं दिखाई देती है जितनी चिंता दिखाई देती है अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को लेकर। चीजों को उतना ही तरजीह दी जाती है जो उनको फायदा पहुंचाती है। आम दर्शक हैं जिनको राजनीतिक दल कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है, सब जानती है, आकलन कर लेगी कौन सही है कौन गलत। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।